आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश में बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी बहस छिड़ी है, वो है अर्नब गोस्वामी की चाट। सत्ता क्या कर रही है कुछ पता नहीं। देश की इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है, सीबीआई से लेकर तमाम, वो क्या कर रही है कुछ पता नहीं। देश की जनता वो राम मंदिर में खुश है, हमारे 40 सैनिक मर जाएंगे या और अटैक होंगे, उससे हमारे देश को कोई लेना देना नहीं। स्तंभ जिसा कहा जाता है लोकतंत्र का वो मीडिया, वो भी बहस से दूर है, इस मुद्दे से दूर है। क्या है ये मुद्दा, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुरेश खैरनार जी है, जो इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक से इस मुद्दे का विश्लेषण उन्होंने किया है, देखा है उन्होंने नज़दीक से। अनेक पत्रिकाओं में वो खुद भी लिखते हैं और पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है उससे वो चिंतित भी है। और इससे भी बड़ी चिंता है कि देश की सुरक्षा में कमजोरियां है कि पहले पत्रकार को पता चल जाता है, देश की किसी एजेंसी को मालूम नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही या किसी तरह का हमला हो रहा। सर, बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसी को नहीं मालूम। जिस तरह से कंट्रोल रूम में पीएम बैठे हैं और वहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, किसी को नहीं मालूम। सेना के बड़े अधिकारियों को मालूम है और पूरा देश अनजान है, सिवाय एक आदमी के, वो है अर्नब गोस्वामी। आपको क्या लगता है? सबसे पहले, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और भारत के बाद 2 नंबर की जनसंख्या के लोकतंत्र का कल जो सत्तांतर हुआ, जो रात को मैंने 1:30-2 बजे तक खुद अपने आंखों से देखा, जब तक बिडेन और कमला हैरिस ये दोनों वापसी के परेड करके जाने के समय तक मैं जाग रहा था। तो मैं उनके पहले जो महाशय 4 साल से अमेरिका की छाती पे मूंग दल रहे थे, जैसे 6 साल से भारत में भी द इंडियन एडिशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो वैसे ही द नरेंद्र मोदी एडिशन ऑफ अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप। और बेशर्मी की हद ये है डोनाल्ड ट्रंप के कि वो सवेरे व्हाइट हाउस छोड़ के चले गए। जनतंत्र का तकाजा होता है क्रिकेट के खेल से लेके किसी भी चीज़ का, जिसका नाम है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो जीत हार तो लगी रहती है, खेल में भी है, चुनाव में भी है, हर जगह पे है। और अगर हम हार गए, 1 वोट से हारो या 1 लाख से या 1 करोड़ से, तो हार स्वीकार करना यही जनतंत्र का सही आत्मा है, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया 3 नवंबर से। और वो ना 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 करते करते आखिर में कल सवेरे वो व्हाइट हाउस से निकल गए। और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा, अमेरिकन हिस्ट्री में जनतंत्र में पहली बार पूर्व अध्यक्ष जिंदा रहते हुए वो शपथ विधि समारोह में गैरहाजिर है। हैंगिंग और टेकिंग और जिसको बोलते वो किए बगैर वो चले गए। और आखिर अमेरिका को नए प्रेसिडेंट कल जॉन बिडेन नाम के और कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, मुझे खुशी है कि उसी रेशियल अमेरिका में एक इतनी क्रॉस ब्रीड की महिला, तो इस ढंग की आज अमेरिका के इतिहास की पहली महिला और पहली इस ढंग की। तो इसलिए मैं हृदयपूर्वक इन दोनों पदाधिकारियों का स्वागत करके, और वो अमेरिकन मीडिया के कारण, हम मीडिया के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं प्रीतम जी, ये वो अमेरिका है। मैं वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, गार्डियन से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके हर अखबार का मैं अभी ग्राहक बना हूँ ऑनलाइन। और रोज़ मैं इंडियन अखबारों की तुलना में अमेरिका के, इंग्लैंड के अखबारों को देख के ही मैं दिन शुरू करता हूँ। यही अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस की खासियत है कि उन्होंने न कोर्ट ने घुटने टेके, न मीडिया ने घुटना टेका, और जो अमेरिकन एजेंसीज है उन्होंने किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। और आज अमेरिका को जनतंत्र के कारण चुना हुआ अध्यक्ष आसानी से मिला है। एक भारतीय के नाते मेरी गर्दन शर्म से इसलिए झुक जाती है, गत 6 साल से हमारे इंस्टीट्यूट्स का पतन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है।
मैं सिर्फ किसी एक अर्णव गोस्वामी या किसी एक रिपब्लिक टीवी, हालांकि रिपब्लिक टीवी ने मेरा दूसरी आज़ादी के नाम पे 15 अगस्त 2018 को बहुत अप्रतिम इंटरव्यू किया है और बहुत सम्मान से उसने मेरे को बुलाया, गाड़ी से लेके गया, गाड़ी से पहुंचाया वगैरह वगैरह। कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, वो अलग बात है। इवन अभी भी किसान आंदोलन के समय भी मुझे फ़ोन आया था, लेकिन मैं किसी और इसमें व्यस्त था इसलिए मैंने ना बोला। मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे कोई संबंध नहीं, मतलब खराब संबंध नहीं है। लेकिन ये जो पार्थो दासगुप्ता नाम के बार्क के जो सीईओ है, जो 24 दिसंबर, आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, जो हवालात में है, और कल भी कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि ये इतना बड़ा 500 पन्नों का पुलिंदा जब हाथ में आया है मुंबई पुलिस के, इसके बाद में तो अब तो शायद अर्णव गोस्वामी को भी अंदर जाना चाहिए। पार्थो तो ही है। पार्थो ये वो व्यक्ति है जो आप चैनल वालों का ये जो आपका जो टीआरपी जो होता है, इसका मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी का वो सीईओ था। बिल्कुल। कौन से चैनल की सबसे ज़्यादा प्रेक्षकों की संख्या है, कौन से नहीं है, ये बताना उनका काम है। लेकिन वो उस काम को छोड़कर एक फर्जी टीआरपी बनाने का ये दस्तावेज है। अब ये टीआरपी क्या है वो आप खुद टीवी वाले, आपको अच्छी तरह मालूम है। ये टीआरपी के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट्स है, आपका धंधा है, आपका दुनिया भर का सब कुछ है। लेकिन मैं पुलवामा वाला कोट, ये जो मुख्य टाइटल है इस मेरे पास डाउनलोड किए हुए पेपर्स के, इसमें का जब ये हादसा हुआ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा कश्मीर से 40 साल से संबंध है। मेरी पत्नी की पहली नौकरी 1973 केंद्रीय विद्यालय कश्मीर से ही है, और हमारे केंद्रीय विद्यालयों का मेजॉरिटी नेटवर्क वायुसेना, सीआरपीएफ और आर्मी, नेवी और जो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठा होता है उनके जहाँ परिवार ज़्यादा होते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए बनाया हुआ 1962 का संगठन है। तो मेरी पत्नी की 35-36 साल की सर्विस वही की है, और हमारी शुरुआत है जम्मू कश्मीर से। उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्कूल की स्थापना ही की है। तो 1973-74 का जम्मू कश्मीर और 2021, तो इतने सालों का मेरा कश्मीर से संबंध है। रोज़ मेरे 2-4-5 फ़ोन कश्मीर से आना जाना होते रहता है। तो कश्मीर में 1948 अक्टूबर महीने से जो आर्मी भेजनी पड़ी थी वो वापस तो आई नहीं, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते वो अभी कुछ लाखों की संख्या में चली गई है। तो ये जो पुलवामा की जो घटना है, मैं इसका पहले एक तफसील आपको बता दूं टेक्निकल। ये हमारे कुछ 5-6 लाख से भी ज़्यादा आर्मी के जवान वहाँ तैनात हैं, और इसमें काफ़ी सारे जवान फैमिली की भी साथ है, और काफ़ी, क्योंकि बॉर्डर होने के कारण कहाँ फैमिली भी नहीं रख सकते। तो ऐसे हर हफ्ते में कुछ हज़ार जवान घर पर 45-46 दिन की जो छुट्टी होती है उनको साल में एक बार की वो लेते रोटेशन में। तो वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, बीआरओ है, तिब्बतियन पुलिस है, बहुत कुछ है। हमारे देश के पैरामिलिट्री के जितने जितने आयाम हैं वहाँ वो सब है। तो ये सब लोगों की छुट्टी की जो टर्न आती है उसमें से ये जो घटना है, बिल्कुल 14 तारीख की, 14 तारीख की, तो ये वो जवान हैं जिनका कारवा, और मुझे मेरे कश्मीर के दौरे में ये नज़ारा आम है नहीं देखने का, मैं विटनेस हूँ जी। मैं जो श्रीनगर शहर में किसी एक घर पर चाय नाश्ते के लिए गया था, और जो वापस आने लगा तो जो मेन रोड जो होती है बारामुल्ला से श्रीनगर होते हुए आगे जम्मू जाती है, तो उस रोड पर हमको रुकना पड़ा चौराहे पर।
और मुझे यही बताया गया ड्राइवर ने कि अभी सर ये 2-2.5 घंटा, ये जब तक ये पूरा कारवा आर्मी का पास नहीं होता तब तक क्रॉस नहीं कर सकते। इवन अभी कोई सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस भी तो भी उसको अलाउ नहीं है। तो वो डिसिप्लिन मैंने अपने आँखों से खुद अनुभव की है। तो उसमें इस ढंग से सावधानी बरती जाती है। हर 5-10 फीट के ऊपर AK-47, 56 लेके जवान खड़े होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है और बहुत कुछ तामझाम होता है, बहुत एकदम यानी पक्का बंदोबस्त होता है सुरक्षा का, और उसमें कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। वो कारवा बिल्कुल बेखटके पास होता है जम्मू स्टेशन तक। वहाँ से उनको फिर गाड़ियाँ मिलती है और अपने अलग अलग जहाँ भी उनका डेस्टिनेशन होता है घरों का, वो निकलते। तो ये जो आर्मी छुट्टी पर जाने वाला जो ऑपरेशन का जो कारवा है, ये का मैं एक बार का विटनेस हूँ। वो मैंने देखा है और मैं 2-2.5 घंटा पेशेंस से वो सब देख रहा था। ट्रकों में कुछ जवान थे, ढके हुए होते हैं ट्रक, कुछ में फैमिलीज थी, ऐसा मिक्स था वो। और हर कुछ ट्रक के बाद में सुरक्षा की भी बीच में व्हीकल्स होते हैं उनके आगे पीछे। तो काफ़ी पक्का बंदोबस्त होता है। इतना बंदोबस्त मैं VIP की भी गाड़ियों के लिए नहीं देखा हूँ जितना उनका होता है, क्योंकि इंश्योरेंसी वाला प्रदेश है। आतंकवाद के आए दिन घटनाएं सुनते रहते हैं, 12 महीना 24 घंटा कुछ न कुछ वहाँ बवाल होते रहता है। तो इसलिए वो सावधानी जवानों की सुरक्षा के लिए बरतना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे बार बार ये रह रहे कि मेरे मन में ये सवाल, ये क्या कह रहा है वो छोड़ दो, लेकिन ऐसे भी मेरे मन में उस दिन मैंने लिखा भी है कि पुलवामा की घटना ऐसे कैसे हो गई, क्योंकि मैं खुद पुलवामा जैसा ऑपरेशन या वैसा आर्मी का आना जाना खुद देखा हूँ। और ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि इस ढंग से कोई कार उस कारवा के बीच में घुस जाए और बराबर 2 या 3 बसें जो बुलेट प्रूफ नहीं है, ये भी उनको जानकारी है, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम बंदोबस्त बहुत पक्का होता है। तो ये कोई तो भी ये 2 या 3 बसें सुरक्षा के हिसाब से थोड़ी ढीली डाली है, इनमें वो बुलेट प्रूफ या ये हो या एंटी ब्लास्ट वाला व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी जानकारी मैं आज पहली बार इस विषय पे बोल भी रहा हूँ। तो इसके बहाने में उसके ऊपर भी हमारे दर्शकों का और देश में और भी जो लोग देखेंगे और दुनिया में भी देखते हैं, मुझ तो कनाडा से भी मुझे तो फीडबैक मिलता है, तो मैं सबकी नज़र में ये ला देना चाहता हूँ कि ये जो लैकुना है, क्योंकि आज भी पुलवामा की घटना की जांच की रिपोर्ट बाहर आई नहीं है। एक मामूली पत्रकार को पहले से पता चलती है, उसके 30-40 स्टाफ के लोग वहाँ मौजूद है। ये बात पर तो मैं आऊँगा ही बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं पुलवामा की घटना की ही जांच की मांग कर रहा हूँ। न पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स आए हैं, न ब्लास्ट के एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स आए हैं। पुलवामा की घटना पर अभी तक कोई रोशनी ही नहीं डाली गई है, न कोई सुरक्षा के नाम पर, हमारे रक्षा विभाग के नाम पर वो बात बहस में भी नहीं आई, न आने दी गई, न पार्लियामेंट में हुई, न मीडिया में भी उस ढंग से हो रही है। वो बस मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आज उस चर्चा को भी एक तरह से मैं उसको उजागर करना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले पुलवामा की घटना की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव के दरमियान हुई है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की नैया बहुत हिलडोल रही थी। 2019 के चुनाव में मैं मोस्ट एक्टिव आप ही के चैनल से उठ के गया था मैं, बिल्कुल, और आप ही के चैनल को मैंने कहा था कि मैं अभी बीजेपी मुक्त भारत के प्रचार के लिए पूरे भारत में जा रहा हूँ। आज मैं ये वोट दे के आया हूँ, मैंने आप ही के चैनल को बताया और मैं गया भी। मैं लगभग पूरा 1 महीना दक्षिण से लेकर उत्तर तक मैंने कोशिश की अपने ढंग से, और जहाँ तक मेरा अध्ययन था, मुझे पब्लिक मूड बीजेपी के लिए कोई बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा था। तो इसलिए
उसी दरमियान जब पुलवामा की घटना होती है तो ये बहुत संगीन मामला है। पाकिस्तान भारत की दुश्मनी जग जाहिर है, 1947 से है। अब वो पाकिस्तान कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हैं जो भारत की एक दक्षिणपंथी पार्टी को हर समय मदद करने वाली घटनाएं क्यों करता है, ये सवाल मैं अभी जनता के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जितने भी आप अटैक्स और जितने भी कुछ ऐसे घटनाएं होंगी उसके बारे में पब्लिक ने सोचना चाहिए। लोग जो सीधा सीधा विश्वास कर लेते हैं, मैं उनके जहन को थोड़ा सवाल पैदा करने के लिए कह रहा हूँ कि वो सोचे कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि हर बार जो टेररिस्ट अटैक होता है वो बीजेपी शासित काल में ही होता है। हम चाहे कारगिल से लेके जाए या फिर हमारा जो और एयरक्राफ्ट, शासित काल में ही नहीं तो बीजेपी उसको बखूबी कैश भी करती है। बिल्कुल उस चीज़ को लेके बाकी महंगाई, बाकी नोटबंदी, बाकी किसान, हमारा जो भी आम जीवन की समस्या है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो छोड़कर सिर्फ कुल मिला के पाकिस्तान, भारत, मिलिट्री, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जवानों का मान अपमान। तो जवानों का मान अपमान बोलने वाली पार्टी 40 जवानों के बारे में अभी तक इसने क्या किया, ये मैं सवाल आज मैं पूछने जा रहा हूँ। क्योंकि ये बंदा 40 जवानों की घटना पर जैसा कोई विश्व विजेता चिल्लाता है वैसा ये बोल रहा है कि अब अपनी जीत पक्की है। अपनी यानी किसकी? ये एक स्वतंत्र पत्रकार है, ये रिपब्लिक चैनल, अभी तक तो मुझे यही पता था कि ये कोई स्वतंत्र चैनल है। ये कब से बीजेपी का या संघ परिवार का हो गया है ये मुझे नहीं मालूम था। जब ये अपनी जीत पक्की है, अपन अभी थंपिंग मेजॉरिटी से चुन के आने वाले, ये जो कह रहा है 500 पन्नों में पार्थो दासगुप्ता को कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, उसमें कि कुछ जवानों के परिवारों ने भी मांग की है। और जिस ढंग से हेमंत करकरे से लेके अशोक कामटे से लेके सालस करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी उनकी बीवियों को मिले नहीं है, उसी ढंग से पुलवामा की घटना के बारे में की भी जांच पूरी बाहर आई नहीं है। और मैं आज अर्नब गोस्वामी के बहाने, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उसी पुलवामा को जिस ढंग से उसने पूरा अपना करियर बनाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इस्तेमाल किया, इसलिए मैं पुलवामा की घटना की पूरी की पूरी जांच करने की मांग करता हूँ। अब रहा सवाल अर्नब गोस्वामी को पुलवामा घटित होने के पहले से हाजिर रहने के लिए सूचना कौन देता है? क्योंकि ऐसा कारवा तो हर 2-4-5 दिन में कश्मीर में चलते रहता है और हर कारवा को कवरेज करने के लिए आपके जैसे भी चैनल नहीं जाता है। रिपब्लिक और इंडिया टीवी और NDTV और आज तक और GTV तो बहुत दूर की बात है। तो अर्नब गोस्वामी का पूरा क्रू 30-40 लोगों का उस स्पॉट के ऊपर हाजिर कैसे रहता है, ये एक संगीन सवाल मैं आज आवाज़ इंडिया के द्वारा भारत सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन है अर्नब गोस्वामी? हमारे देश में इसके जैसे कुछ हजार पत्रकार है। 130-35 करोड़ के आबादी के देश में पत्रकार भी कोई कम नहीं है। तमिल से लेके मराठी से लेके बंगला से लेके हिंदी से लेके अंग्रेजी से लेके असमिया से लेके हर तरह के पत्रकारों की मुझे फेहरिस्त मालूम है। मुझे चेन्नई से लेके गुवाहाटी से लेके आइजोल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मेरे लाइफ में मौका मिलता है। ये प्रिविलेज हमारे देश के कितने पत्रकारों को मिला है कि पुलवामा में कुछ तो भी होने वाला है, आप हाजिर रहो। चलिए 1 मिनट के लिए पुलवामा की बात अभी अपन छोड़ देते हैं। बालाकोट 3 या 4 दिन के बाद में बालाकोट करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार का निर्णय, मैं उसके ऊपर चर्चा में नहीं जाऊंगा। सरकार की अपनी, रक्षा विभाग की, हमारे सेनापति की, हमारे रक्षा मंत्री की, उनकी अपनी खुद की, मैं उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और पाकिस्तान, चीन वगैरह के साथ में कैसे पेश आना, क्या आना, मैं उसका उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो सरकार अगर वो डिसीजन लिया है तो लिया है,
लेकिन ये डिसीजन एक गैर मामूली पत्रकार को 4 दिन पहले या 3 दिन पहले कैसे मालूम होती है? और वो सीधा सीधा बोल रहा है, ये जो छोटे अक्षरों में है ना, कल आप एडिट करने के बाद जब मेरा फाइनल क्लिप आप डाउनलोड करोगे तब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको मैग्नीफाइड करके आप दीजिएगा। ये उसमें कह रहा है कि अब हमारी जीत पक्की है और बालाकोट के हमले के 4 दिन 3 दिन पहले इस आदमी को कि हम ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करने, तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अरविंद केजरीवाल से लेके और भी कई सारे लोगों की बहस उसके बारे में डाउट करने की हुई है, क्योंकि ये स्टेज मैनेज शो है। बिल्कुल, यानी आप एक गैर मामूली पत्रकार को पहले से बता के आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, इसमें एक तो आप सचमुच आर यू सीरियस अबाउट दैट? भारत सरकार को मैं सवाल कर रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय को मैं सवाल कर रहा हूँ। उस समय विपिन नहीं कौन थे, यादव, अभी जो उनको अलग ओहदा दिया हुआ है, ये जो भी कोई सरसेनापति थे, मैं उनको सवाल कर रहा हूँ। एक साधारण से पत्रकार को, वो भी बम्बई में बैठने वाला, वो क्या है आपका? राष्ट्रपति को बताना समझ में आता है, वो संवैधानिक दायित्व है। रक्षा मंत्री को, सरसेनापति को, प्रधानमंत्री को, 4 या 5 लोग हैं हमारे देश के मंत्री भी है जिनको आप विश्वास में लेके ये बात बता सकते हैं। एक मामूली से पत्रकार को आप ये बात 4 दिन पहले से बता रहे हो, इसका क्या मतलब निकलता है? कुछ सवाल हमने भी उठाए थे, जैसे कि हम मीडिया में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि किसी भी स्ट्राइक या किसी भी घटना को उसका चित्रांकन करना या उसको डमी करना या फिर उसके ग्राफिक बनाना, उसको कम से कम 2, 4, 5 घंटों का वक्त चला जाता है। लेकिन हमने संशय इस बात पर लिया था कि इधर 2 बजे स्ट्राइक होता है, सुबह 4 बजे 6 बजे तक चलता है और आधे घंटे में सारे स्टूडियो में, सारे चैनल में ये ग्राफिक्स रेडी होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इन सब स्टूडियो को कौन दे रहा है? नहीं, इसमें तो ये जो है, ये स्वाति चतुर्वेदी नाम की आप ही की बिरादरी की मोहतरमा है, और आई एम ए ट्रोल नाम की किताब में इन्होंने 200 पन्नों के भीतर में हमारे महान प्रधानमंत्री ये सब कामों में कैसे माहिर है, हमारे महान प्रधानमंत्री बाकी देश चलाने के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, किसानों के बारे में कितने एक्सपर्ट है वो खुद ही जाने, इतिहास भूगोल के भी बारे में। लेकिन इस चीज़ के बारे में हमारे प्रधानमंत्री बहुत खुरापाती टाइप के प्रधानमंत्री है। ये महीनी, ये स्वाति चतुर्वेदी कह रही है। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2007 में इन्होंने थाईलैंड से एक एजेंसी हायर की थी इस ढंग का व्यारा न्यारा करने के लिए, आज से 13 साल 14 साल पहले, जब ये सीएम थे, पीएम नहीं थे। अब पीएम बनने के बाद में तो इनको तो कोई बेहिसाब, और ये जो आदमी हैं, ये आदमी ये प्रधानमंत्री के बनने के बाद में जेएनयू में जो कोई स्टूडेंट पैनल चुन के आया था 2014 में ही, 14 की बात है, कोई पुरानी नहीं, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शैला रशीद, ये 3 बच्चे स्टूडेंट पैनल में कोई प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी, कोई उपाध्यक्ष चुन के आए थे। और वो नए बच्चे थे, हार्डली 25 बिलो 30 वाले बच्चे थे, कोई टीवी कैमरा चैनल वगैरह का उनको एक्सपोजर ही नहीं था। तो पहली बार वो चैनलों को शायद उनको अध्यक्ष चुनाव जीतने के कारण सामना करना पड़ा। तो आपको भी अनुभव है एज ए एंकर, अगर कोई नया बंदा है, हमारे जैसा भी थोड़ा अनुभवी आदमी को आपको ये करना थोड़ा अलग बात है, लेकिन कोई एकदम न्यू कमर अगर कोई आपके सामने आ गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका घबराना, उसका थोड़ा सा हकलाना, उसका थोड़ा सा नर्वस होना, उसका कभी कभी फिसलना, क्योंकि वो नया होता है, उसको कैमरा के भी डर लगता है, उसको ये लाइटिंग, उसका आपका ये सब स्टूडियो का भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और वो नर्वस होता है, वो मानसिक। मैं भी पहली बार शायद जब कभी, शायद पहली बार मैंने निखिल वागले या किसी को फेस किया होगा, अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत साल हो गए, तो मैं भी थोड़ा बहुत नर्वस था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले दिन से ऐसा ही बिल्कुल एटिस्ट था, क्योंकि ये सब हमारे लिए एकदम नया है।
हम स्टेजों पे भाषण देते हैं, रैलीज में बोलते हैं, मोर्चा निकालते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों का जो तंत्र है, इसलिए हम लोग इतने नए रहते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा नर्वस होते हैं, घबराते हैं। तो कन्हैया, वो बच्ची, वो उमर खालिद वगैरह, तो जी टीवी और ये अर्णव गोस्वामी, ये उस समय टाइम्स नाउ का एडिटर इन चीफ था। और मैं अगर गलत नहीं तो टाइम्स नाउ ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रवेश भी किया था 2006 में, अगर मैं गलत नहीं तो और यही उसका कर्ता धर्ता बना था। तो ये बच्चों के मुंह में इन्होंने कुछ ऐसे शब्द डाल दिए, वो आप भी कर सकते, मेरे भी चले जाने के बाद में आप मेरे इसी इंटरव्यू को एकदम उल्टा भी कर दे सकते हो, वो आपके हाथ की बात है। जब आप एडिटिंग में बैठोगे आपके कमरे में, तो आप कुछ भी करके मेरे इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप मुक्त है, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा। तो इसलिए इस ढंग से इन बच्चों के मुंह में डाला आज़ादी, भारत विरोधी नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी आज़ादी, और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो टर्मिनोलॉजी आई है बिल्कुल ये वहाँ से आई है, ये उसका क्रिएटर है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का ये फाउंडर है एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही करते रहता है। इस आदमी को टाइम्स नाउ ने आखिर उसको हटाना पड़ा, क्योंकि जिस ढंग से आपके नॉर्म्स है, आपके टीवी चलाने के, चैनल चलाने के, अखबार चलाने के, पत्रिका चलाने के, सबके नॉर्म्स है, विश्व भर के है। तो आप एक लिमिट के आगे जब आप वायलेशन करोगे तो आपके भी जो भी कर्ता धर्ता है वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो आपको हिदायत देंगे, ताकीद देंगे, और बहुत ज़्यादा संगीन होगा तो आपको निकाल बाहर करेंगे। तो ये टाइम्स नाउ से इसको आउट किया गया है। 2014 या 15 की बात है, टाइम्स नाउ से निकाला गया है, आज से 5-6 साल पहले। और टाइम्स नाउ से निकालने के बाद में एक तरह से बेकारा आवारा आदमी था। और ये रिपब्लिक नाम का टीवी, मैं आवाज़ इंडिया टीवी के ही माध्यम से, आवाज़ इंडिया टीवी की स्थापना के समय से मैं आवाज़ इंडिया टीवी में आ रहा हूँ। आप लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आप लोग अपने टीवी को आगे बढ़ाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, मुझसे छुपी नहीं ये बात। और उस आवाज़ इंडिया टीवी वाले एक चैनल को ही मैं ये उसके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये रिपब्लिक नाम का टीवी ये क्या है, ये टीवी शुरू कैसे हुआ, ये टीवी शुरू करने के पीछे के हाथ कौन है, ये टीवी का इतना बड़ा स्टूडियो अंधेरी में खड़ा करने का तामझाम कई करोड़ रुपए का होता है, क्योंकि किसी आप ही के जैसे बिरादरी के एक पत्रकार को महत्वाकांक्षा हुई थी कि सर मेरे को टीवी चैनल चलाना है। और उस बहाने जब मैंने अनुभवी मित्र जो है राजदीप सरदेसाई से लेके, निखिल वागले से लेके और भी कई लोगों को पूछा, तो ये हज़ारों करोड़ का बजट है जो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर मालूम है। आप भी कोशिश कर रहे होंगे आपके चैनल को कैसे आगे बढ़ाए, और आप तब पस्त होते होंगे जब आंकड़े सुनते होंगे, तो इसका बजट सुनते होंगे। तो ये इतना सा मामूली सा कमरा भी आपको स्टूडियो का बनाने में क्या आपको पापड़ बेलने पड़े होंगे। और जब इनके जो स्टूडियो है वो कुछ 1000 फीटों के होते हैं। मैं NDTV और आज तक और 2-3 टीवीज़ में मैं दिल्ली के, नोएडा के गया हूँ, वो देख के ही पता चलता कि हज़ारों कैमरे हैं, हज़ारों टीवी की स्क्रीन है, कई सारे आप लोग हैं टेक्नीशियंस, और वो तो देख के हम तो एकदम दंग हो गए थे। तो इतना बड़ा तामझाम खड़ा करना बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा में, ये मजाक नहीं है। ये 5-6 साल के भीतर में ये आज एक टीवी इस ढंग से कायम होता है। और ये जो पार्थो दासगुप्ता वाला जो पूरा मामला आज चल रहा है जो मेरे हाथ में है, ये है आपके TRP का। मैं आज उसकी भी मांग कर रहा हूँ। टीवी चलाने वाले तो आप सभी लोग हैं देश में, अभी तो कम से कम 2000 चैनल हो गए हैं, और TRP की स्पर्धा आप सभी में है। जैसे दुकान या बाज़ार में माल बेचने वालों में स्पर्धा होती है, वैसे आप लोगों में भी है, अखबारों में भी है, सब में है स्पर्धा है, पूंजीवाद में स्पर्धा तो होती है। तो उस स्पर्धा में अपने आप को नंबर 1 करने के लिए, और सबसे संगीन बात, जिस अखबार से इसकी रोजी रोटी शुरू हुई थी, जिस चैनल से, टाइम्स नाउ, उसको इसने नंबर 1 शत्रु माना है, इसी में है। बिल्कुल। और रजत शर्मा
हमारे मतभेद है सैद्धांतिक। रजत शर्मा एक संघी स्वयंसेवक है, बचपन से आरएसएस से आया हुआ विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी रहा हुआ आदमी है, और उसका भी चैनल, लेकिन उसके बावजूद भी रजत शर्मा चैनल कुछ लिमिट में चलता है। वो योगी आदित्यनाथ से लेके किसी भी आरएसएस बीजेपी वालों को कुछ सवाल करता है, कुछ क्रॉस करता है। मॉब लिंचिंग से लेके कई तरह के प्रोग्राम्स या उसका जो वो अदालत होता है उसमें भी हमने देखा है कि वो क्रॉस करता, कोई उसमें कोताही नहीं बरतता है। ये सांबित पात्रा को भी मात दे रहा है ये बंदा। और मैंने कल, मुझे प्रशांत भूषण ने, मैं दूंगा आपको, आप उसको भी डालना, कल प्रशांत भूषण ने मुझे एक क्लिप भेजा है पुराना। नरेंद्र मोदी दिल्ली में मीडिया की किसी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, 3-4 मिनट का क्लिप है, आप जरूर दीजिएगा। वो मेरे है हमारे पास वो क्लिप। हाँ, हमारे अर्णव गोस्वामी, मुझे नहीं पता था ये उसी सभा में बैठे, सामने के पहली फ्रंट रो में बैठे थे। ये पहले तो नरेंद्र मोदी जी दिख रहे थे। हमारे अर्णव गोस्वामी, इतनी बड़ी विंडो, ये जो आप लोगों की जो होती है पैनल डिस्कशंस की विंडो, इतनी बड़ी विंडो भारत के किसी भी पत्रकार के दिल की बस की बात नहीं है। हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। हमारे अर्णव गोस्वामी, हमारे देश का 135 करोड़ आबादी के मुल्क का प्रधानमंत्री, और वो खिलखिला के हंस रहा है, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है नरेंद्र मोदी जी की इस कमेंट के ऊपर। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारे अर्णव गोस्वामी, आप इसको जरूर दीजिएगा मेरी क्लिप में, हमारे अर्णव गोस्वामी। तो ये कौन है? ये इसके नाइक माँ बेटे की आत्महत्या के बाद में जब मुंबई पुलिस ने इसको पहली बार अरेस्ट किया था, और उसको अरेस्ट करने के बाद में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, जो एक बैंक की एम्प्लॉई है, देवेंद्र फडणवीस खुद एक्स सीएम है महाराष्ट्र के, राज्यपाल कोश्यारी, और भारतीय जनता पार्टी का टोटल मंत्रिमंडल, दिल्ली से लेके टोटल मंत्रिमंडल एक मामूली से पत्रकार की अरेस्ट को लेके जिस ढंग से एक कोरस में बोल रहा था प्रीतम जी, मैं देख के हैरान हो गया। ये तो अपने बीजेपी के भी लोग अरेस्ट हो जाते हैं कभी कभी, कुछ उनके तो उनके भी बारे में बोलते हुए नहीं दिखते, और इनको इस बंदे के बारे में इतना प्रेम, इतना उसके बारे में चिंता कहाँ से आ गई? अरे रास्ते में उतर गए, कहाँ कहाँ तोड़फोड़ हुई। इसके अरेस्ट को लेके बम्बई में और कई जगहों पे हंगामा किया गया, और इस आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, भारत के इतिहास में किसी कैदी की बॉडी लैंग्वेज हमने मर्डरर से लेके आतंकवादियों तक हमने देखी नहीं है। 80 साल के शरद पवार, अभी अभी उनका 13 या 12 दिसंबर को जन्मदिन हुआ है, 21 साल में प्रवेश किया है। डेफिनेटली अर्णव गोस्वामी के पिताजी के एज के है। शरद पवार कितने बड़े नेता है वो छोड़ दीजिए, कम से कम शरद पवार की उम्र का तो लिहाज करे। अच्छे खासे दिखने वाले शरद पवार भी अर्णव गोस्वामी को मालूम है, जो महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, देश के रक्षा मंत्री रह चुके, कृषि मंत्री रह चुके, बहुत कुछ जिम्मेदारी के पदों पे रहे हैं, और अभी कुछ 5-10-20 सालों से बीमारी के कारण दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बीमारी या शारीरिक जन्म से कोई डिफॉर्मिटी अगर है, उसके शरीर के ऊपर कमेंट करना, इससे ज़्यादा बदतमीज़ी, इससे ज़्यादा हम और कुछ कह नहीं सकते हैं। टेढ़े मुंह के शरद पवार जी को, शरद पवार नाम बोलने के पहले टेढ़े मुंह के शरद पवार, ये कैमरा से बोल रहा है, ऑन कैमरा बोल रहा है, माइक से बोल रहा है। जिस प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने सुना बारामती में, जब वो शरद पवार जी के ही किसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद मेहमान बन के गए थे, माइक से बोल रहे थे प्रधानमंत्री वर्तमान कि मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी और अभी प्रधानमंत्री बना हूँ तब भी मुझे कभी कोई अगर संकट या कोई कन्फ्यूजन पैदा होता है तो मैं शरद पवार जी को आधी रात को फ़ोन करता हूँ।
ये प्रधानमंत्री खुद बोलते हुए हमने आप ही की मीडिया के द्वारा सुना है। वो ओहदे का, उस स्टेचर का राजनेता को टेढ़े मुंह का शरद पवार तूता से बोलना अर्णव गोस्वामी का मुझे लगा था मानसिक संतुलन चला गया। मुझे लगा, अब पता चला कि अर्णव गोस्वामी के दिमाग में हवा चली गई है। एक गाय का बछड़ा पैदा होने के बाद में वो एकदम ज़मीन पे कूदने के बाद में वो तो जो उछलता है, जो कुलांचे लगाता है, उस ढंग से ये जो कुलांचे लगा रहा था, मुझे लगा था कि ये जेल में भेजने के कारण, इसको उस ढंग से अचानक पकड़ने के कारण इसका मानसिक संतुलन गया। इसलिए ये शायद उद्धव ठाकरे खाली शिवसेना के नेता नहीं है, उद्धव ठाकरे 11-12 करोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। उसी मुख्यमंत्री के राज्य में, बम्बई में अंधेरे में बैठकर वो स्टूडियो चला रहा है, कोई किसी आइलैंड में जाके नहीं बोल रहा है। और उसी मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति को तू ता से बात करते हुए, और पालघर में जो भी साधु मारे गए, दुखद घटना है। विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी मारा जाना दुखद ही है, लेकिन उन साधुओं के लिए जिस ढंग से ये तमाशा कर रहा था, लेकिन ऐसे साधु यूपी में मारे गए, ऐसे और भी लोग सैकड़ों जगह मारे गए। कई सारे लोगों की हत्या आए दिन होते रहती, उनको लेके उसका दर्द उस ढंग से मैंने होते हुए नहीं देखा। दर्द भी इसका बड़ा सिलेक्टिव है। उन साधुओं के लेके सोनिया गांधी, देश की 2 नंबर की पार्टी की आज भी वो प्रमुख है, जिस पार्टी ने इस देश में 40 साल तक राज किया है। एक ऐसी राजनेता को बोलो सोनिया गांधी, बोलो, देश आपको सुनना है। भारत देश यानी कौन? अर्णव गोस्वामी। कौन पूछ रहा है? और किस लिए आप ये साधुओं का पॉलिटिक्स कर रहे हो? ताकि सोनिया गांधी जी इटली और क्रिश्चियन बैकग्राउंड के, इसलिए जानबूझकर आप क्रिश्चियन हिंदू वाला मसला लगा के ये पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? अगर अर्णव गोस्वामी को राजनेताओं के बारे में इतनी ही अगर खुन्नस है और इतनी क्रिटिकल है, तो मैं अर्णव गोस्वामी को आपके बारे में पूछना चाहूँगा। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में ट्रेन हादसे में जो कुछ हुआ, और जिस ढंग से 56-57 बॉडीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने जयंती राव नाम की कलेक्टर को न मानते हुए बॉडीज़ को कब्जे में लेके जुलूस निकालने के लिए बीएचपी के कब्जे में दिया, और ओपन ट्रकों में डाल के वो शवों का जुलूस निकाला गया। और 2002 के 27 फरवरी के बाद में गुजरात में क्या हुआ पूरे विश्व को मालूम है। उस नरेंद्र मोदी जी को इसने क्या सवाल किया अभी तक? जिस गृह मंत्री को अमित शाह जी बोलते हुए वो थकता नहीं, क्योंकि यस नाम जो बोल रहा है वो यस, मुझे तो यस शब्द में तो बीजेपी की पूरी टीम में तो कौन दिख रहा है? अमित शाह। NM 2 शब्द इस्तेमाल किए, NS और NM। ये NS कौन है भाई, और ये NM कौन है? और इस सांकेतिक भाषा में ये पार्थो गोस्वामी से शेयर किए गए ये जो 500 पन्नों के बॉम्बे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के जो रिकॉर्ड्स है, मैं आवाज़ इंडिया टीवी के बहाने महाराष्ट्र की पुलिस क्या करेगा वो अलग बात है, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी या बॉडीज़ है, वो हमारे महान सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय प्रशांत भूषण जैसे सीनियर मोस्ट वकील के एक मामूली से ट्वीट को खुद सुमोटो नोटिस लेकर उनको कोर्ट में बुलाता है। किसान खुद कोर्ट में गए नहीं है, ये किसी तीसरों के केस है, तो भी वो केस लेता है। तो उस महान सुप्रीम कोर्ट को मैं आज इसी नागपुर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जिम्मेदार जज भूषण गवई साहब दोनों को प्रार्थना कर रहा हूँ मैं कि वो इस बात की सुमोटो नोटिस लेंगे। मैं नागपुर से आवाज़ इंडिया टीवी से बात कर रहा हूँ। नागपुर के ही 2
महान सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार शायद एक ही समय में 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एक शायद उनके बाद हो सकता उन्हीं का नंबर लगने की संभावना है सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये और पूरे समस्त सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, जो किसानों के बारे में काफ़ी संजीदगी से जा रहा है, ट्रैक्टर रैली को बैन करने को लेके उन्होंने सीधा सीधा ना बोला है। ये जो किसान का बिल को उन्होंने रोक के रखा हुआ है और उसी कारण सरकार को अभी 1.5 साल का करना पड़ा है। कुछ कुछ निर्णय ठीक ठाक ले भी रहे हैं। जमाते उल उलेमा का जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की थी कोविड के बहाने, उसको आपने कॉट फ्री किया है कि उसका कोई संबंध नहीं है कोविड फैलाने में। ये दिल्ली पुलिस को ये सब आदेश देने वाले कौन लोग हैं, उसकी भी इंक्वायरी की मैं मांग कर रहा हूँ आज। जिसके बहाने खाली जमाते उल उलेमा के लोगों को कॉट फ्री देना पर्याप्त नहीं है। जमाते उल उलेमा को इस ढंग से फ्रेम करने वाले तत्व कौन हैं? मैंने अजीत डोभाल को जमाते उल उलेमा के हेडक्वार्टर में 2 या 3 दिन के भीतर में खुद जाकर बात करते हुए देखा है, मीडिया से देखा है। तो इसलिए जमाते उल उलेमा की इस पॉलिटिक्स की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि 30-35 करोड़ आबादी को आपने शक के घेरे में डाला है और भारत के कितने सारे मुसलमानों को लोग कोविड के बहाने संशय से देखने लगे थे और किसी मस्जिदों का कोई नमाज अदा करने से लेके कोई भी मिलन ईद का या किसी बात का विवाद के घेरे में पड़ने के कारण जमाते उल उलेमा की उस घटना से आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, किसी एक मामूली से संगठन की बात नहीं है। जो 100 साल पुराना एक रिलीजियस संगठन के लोगों को आपने इस ढंग से फ्रेम करके एक पर्टिकुलर कौम को आपने उसमें घेरा है। और ऐसे समय में ऐसे गैर जिम्मेदार पत्रकारों ने क्या भूमिकाएं की है? इस पब्लिक टीवी से उस घटना को लेके किस ढंग के डिबेट हुए हैं, किस गैर जिम्मेदाराना ढंग से इसने बुलाए गए मुसलमानों को अपमानित किया है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। डॉक्टर रहमानी से लेके दुनिया भर के मुस्लिम पैनलिस्ट लोगों को किस ढंग से अपमानित किया है इस आदमी ने, वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और ये आदमी मुसलमानों को लेके, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को लेके किसी आरएसएस बीजेपी वाले से भी ज़्यादा खूंखार है। ये पत्रकारिता की बिरादरी में का एक कलंक है। जो पत्रकार त्रयस्थ, तटस्थ, न्यूक्लियर, इंडिपेंडेंट, एक अंपायर जैसे होने चाहिए, ये पत्रकार आज भारतीय जनता पार्टी का यशवंत सिन्हा की भाषा में डल्ला। कल यशवंत सिन्हा जी का इंटरव्यू देखा मैंने इस करतूत के ऊपर। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर में से एक है। देश के वित्त मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के कई पदों पे रह चुके हैं, पुराने आईएएस है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं जेपी आंदोलन के बाद में। आज भी उनका बेटा वित्त राज्य मंत्री है। ये उस राजनेता का शब्द है डल्ला, यानी दलाल, यानी एजेंट। यशवंत सिन्हा की भाषा में ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता टीवी में, अखबारों में जाके क्या बोलते हैं वो तो अपनी जगह पे है, वो सही गलत छोड़ दो, वो कोई सांबित पात्रा हो या कोई और भी हो, वो सही बोलते गलत बोलते छोड़ दो, वो उनकी पार्टी की वकालत करते हैं। आपके भी सामने यहाँ आते हैं, जो आज मेयर भी बन के बैठे मेरे साथ कभी आपके पैनल डिस्कशन में थे, वो दयाशंकर तिवारी जी, वो अपनी पार्टी के हैं, उनका अपना पक्ष लेते। लेकिन ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कौन सी पोस्ट पे ये आदमी है? ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल का प्रभारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल का कोई प्रमुख है। ये कौन है कि जिस आदमी को इस ढंग से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, संघ परिवार के बारे में पक्ष लेते हुए जिस ढंग से मैं इसको बोलते हुए देख रहा हूँ, इस चैनल को चैनल के रूप में मान्यता देना या रहने देना, ये भारत की चैनल्स को परमिशन देने वाली
भारत के चैनल्स को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी को मैं आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, नाम रिपब्लिक, बाबा साहब आम्बेडकर ने इस शब्द को भारत में पहली बार प्रतिष्ठा दी थी, जो कि अमेरिका में एक रिपब्लिक ने क्या तमाशा करके दिखाया रिपब्लिक के नाम पे, हूबहू ये उसी का एक तरह से, उसकी पार्टी का नाम था रिपब्लिक पार्टी, और वो रिपब्लिक पार्टी ने किस ढंग से वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लेके संसद में घुस के क्या क्या तमाशा किया, ये उसका एक छोटा प्रारूप है भारत का। बम्बई के अंधेरी के स्टूडियो में बैठ के ये किस ढंग से रिपब्लिक नाम की मजाक उड़ा रहा है, उसी बम्बई में बाबा साहब का शव चैत्य भूमि में है। आज उनकी आत्मा को रिपब्लिक शब्द का ये जो माखौल उड़ाया जा रहा है कदम कदम के ऊपर, उनको क्या दुख हो रहा होगा, ये सोच सोच के मैं परेशान होता हूँ। ये जो पूरा मामला है, ये चैटिंग सामने आया है अर्नब गोस्वामी का, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, देश की रिपब्लिक से खिलवाड़ है, देश के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा, ये बड़ा संगीन मामला है। राज्य सरकार इस पर क्या रुख उसका है, ये भी अब राज्य सरकार नॉन बीजेपी की है जी, तो राज्य सरकार का हर कदम तो बीजेपी वालों को तो हमेशा उनको तो बदले की भावना से कार्रवाई, जब इसको ये एक आत्महत्या के ऊपर जो फिल्म एक्टर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, मुझे भी दुख है, क्योंकि वो एक्टर के रूप में मुझे भी पसंद था, बिल्कुल बहुत अच्छी फिल्में उसकी है, मैं भी उसका मुरीद हूँ, कोई दो राय नहीं। और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करके मरने की नौबत आना, ये मेरे लिए बहुत दुखद बात है, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। विश्व के किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या की खबर सुन के मुझे बुरा लगता है, वो हमारे किसान भाई हो, हमारे अपने आसपास के कोई परिचित व्यक्ति हो, या सुशांत सिंह हो। लेकिन सुशांत सिंह की आत्महत्या से अर्नब गोस्वामी को दुख कितना था और अर्नब गोस्वामी का पॉलिटिक्स कितना था, ये भी अभी बॉम्बे पुलिस ने अभी ढूंढ के निकालना है। क्योंकि जिस ढंग से कल बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है इस मामले के ऊपर, कल बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र टाइम्स में तफसील से और निर्देश दिए हैं 15 1 2 3 4 करके, आप सब मीडिया वालों के लिए निर्देश है कि ठीक है, आप लोगों के कारण निर्भया प्रकरण को एक कंक्लूडिंग एंड पे ले जाने में मदद हुई, आप लोगों के कारण कुछ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं में जांच में मदद हुई, लेकिन सुशांत सिंह के प्रकरण में रिपब्लिक टीवी ने, जो गैर जिम्मेदाराना और भी कुछ टीवी है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से रिपब्लिक, और नक्सल समस्या से लेके कन्हैया कुमार से लेके दुनिया भर के सरकार विरोधी आंदोलन करने वालों के पीछे जिस ढंग से कुछ पर्टिकुलर चैनल नंबर 1 पे ये इतना एंटी पब्लिक मूवमेंट, इतना एंटी जन आंदोलन चैनल भारत के इतिहास में पहला है। इसने आज तक किसी भी जन आंदोलन का पक्ष लेते हुए मैंने इसको देखा नहीं है। यह हमेशा सरकार का भाट बन के, और मैंने लिखा है अर्नब गोस्वामी का चैनल नहीं है, यह सरकार का भाट है। राज दरबार में पहले किराए से भाट रखे जाते थे, राजा उनको अलग से प्रिवी पर्स भी देते थे और खुश होकर उनकी उस समय की भाटगिरी के ऊपर गले की माला भी फेंक देते थे उनके ऊपर। ये उस कैटेगरी का भाट है जो सरकार को खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ते रहता है। इसके चैनल के डिस्कशन में किसान की समस्या से लेके देश के किसी भी बात में जो डिबेट्स मैंने इसके देखे हैं, वो हर कोई, और देशभक्ति का तो जैसे इसने पूरा पेटेंट बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का जो भी हेडक्वार्टर है ना, इसने अभी देशभक्ति नाम का शब्द जो है ना, संघ परिवार के साथ में ये दूसरा आदमी है जिसने देशभक्ति का पेटेंट वहाँ पर शायद बना लिया है, और ये तय करेगा कि प्रीतम बुलखुंडे देशभक्त है या देशभक्त नहीं है। ये अभी बताएगा कि सुरेश खैरनार अभी ये जो बोल रहे हैं ये देशभक्ति का लक्षण है या देशद्रोही का लक्षण है। ये सीधा सीधा अपने चैनल के ऊपर देशभक्ति, देशद्रोह, टुकड़े टुकड़े ज्ञान, इस ढंग के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके धड़ल्ले से इसका चैनल 12 महीना 24 घंटा चलते रहता है। तो ऐसे एक गैर जिम्मेदाराना पत्रकार का, पत्रकारिता का लाइसेंस कैंसिल हो। मैं आज इस बहाने
एक गंभीर मांग करता हूँ। कोर्ट में जाने के बाद में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन पत्रकारों की मॉनिटरिंग बॉडीज़ क्या कर रही है 6 साल से? मैं आज मेरा आक्रोश इस बहाने में व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स मेरे दोस्त थे, उनको भी मैंने लिखा। जब जब आपका प्रेस डे आता था उस दिन मैं लिखता था कि प्रेस डे की शुभकामनाएं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सचमुच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जैसा बिहेव करे, क्योंकि गत 6 साल से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं जिस ढंग से, और खाली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं प्रीतम जी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी, और हमारे देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब की सब किसी में रीढ़ की हड्डी नाम की कोई चीज़ होती है एनाटॉमी के हिसाब से, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। हम इस मुद्दे को दूसरे पक्ष की ओर लेके जाते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा ही संगीन मामला है। केंद्र सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिस तरह से आपने कहा, जितने भी हमारे संवैधानिक प्रतिष्ठान हैं वो भी इस पर कुछ करने को तैयार नहीं। इसके बावजूद बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों का रुख केवल और केवल पश्चिम बंगाल की तरफ है। वहाँ रथ यात्रा निकालने के पीछे लगे हैं। तो ये रथ यात्रा बहुत ज़रूरी है कि देश की सुरक्षा बीजेपी के लिए ज़रूरी है? बीजेपी एक ऐसी महत्वाकांक्षी पार्टी है, एन केन प्रकरण सत्ता, देश की सत्ता तो उन्होंने किस ढंग से हासिल की है वो तो अभी हमने अपनी बहस में कहा है। और ये एकमात्र भारत की पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने सिर्फ रथ यात्राएँ और मंदिर मस्जिद के विवादों पे पॉलिटिकल करियर बनाया है। इस पार्टी के पास में कोई किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, बेरोजगारों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ऐसा देश का कोई महत्वपूर्ण सवाल, पानी का, जल जंगल जमीन का, दलित का, महिला उत्पीड़न का, अल्पसंख्यक समुदाय का, ऐसा कोई विकास का, सबका साथ सबका विकास नारा भले ताली लगाने बजाने के लिए ले लिया दे दिया होगा, लेकिन वास्तविक रूप से इस पार्टी की फितरत है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भारतीय जनता पार्टी 1982 में पैदा हुई। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी, गोलवलकर गुरु जी के कहने से। ये नागपुर का ही दिमाग है इसमें। उनको लगने लगा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी, ये दलित, मुसलमान, आदिवासी, महिला, सबको, तो ये पार्टी अभी हिंदुत्व के हिसाब से अपने को संवैधानिक पार्टी नहीं है, इसलिए वो कसमसा रहे थे। 1940 को वो जब प्रमुख बने हेडगेवार जी के मृत्यु के बाद, तो 10 साल के बीच में उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की कांग्रेस, लेकिन उनको लगा कि कांग्रेस होपलेस है, वो सेकुलरिज्म भी बोलती है, वो क्या क्या। और 46 में बंटवारे के समय तो उनको कांग्रेस का सेकुलर क्रेडेंशियल्स देखने के बाद में, और उसमें बीजेपी आरएसएस का बहुत संगीन रोल है और बैन भी किया था। अब उसके बाद वो मोहभंग हो गया और उन्होंने 1951 को सीधा सीधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आदेश दिया कि जनसंघ की स्थापना करो। और भारतीय जनसंघ गोलवलकर के कहने के ऊपर बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी थी। मैं बंगाल में 15 साल रहा हूँ, 82 से 97। उस समय लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, और मैं बंगाल छोड़ा उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। तो मैंने 2 मुख्यमंत्री लेफ्ट फ्रंट के अपने आंखों से देखे। मैं 1982 से 1997 तक के हर इलेक्शन के मैं एक मतदाता के भी नाते और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के भी नाते बहुत गौर से देख रहा था। 1 से 2% भी वोट कभी भी बीजेपी को बंगाल में नहीं मिले, जो कि जनसंघ के संस्थापक खुद एक बंगाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बावजूद बंगाल में आज़ादी के बाद से अभी तक का, मतलब कुछ दिन पहले तक का, पहले की जनसंघ और अभी की बीजेपी का रिकॉर्ड कभी 1-2% से ऊपर रहा नहीं। लेकिन 10 साल पहले नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन के बाद में या समय में इसका ग्राफ एकदम 9-10 तक चला गया था। और तब मैंने लिखा, बोला है प्रीतम जी, कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ लेफ्ट फ्रंट के और सेकुलर लोगों को कि आज बीजेपी 9-10% वोट
भले उनका एमएलए एमपी कोई कॉरपोरेटर नहीं बन रहा था, लेकिन ये जो शुरुआत है थोड़ा सा होटर शिफ्ट होने की, ये बहुत संगीन है। और मैं आपको बता दूं, जिस ढंग से पंजाब बंटवारे से लहूलुहान है, उसी ढंग से बंगाल भी बंटवारे के जख्मों से लहूलुहान है। हर 2-3 घर के बाद में एक बंगाली आपको बंटवारे का घर वाला दर्द वाला मिलता है। अगर वो 60, 65, 70, 80 साल का है तो उसको वो पूरा नॉस्टैल्जिया पूर्व बंगाल का आज भी याद आता है, क्योंकि ये सभी मेजॉरिटी हिंदू बंगाली बंगाल के ज़मींदार थे और इसलिए उनकी बड़ी बड़ी राजमहल जैसी कोठियाँ और उनकी बेतहाशा ज़मींदारी उनको आज भी वो याद आती, वो सब छोड़नी पड़ी थी बंटवारे के कारण। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बंगाली, भद्र बंगाली आज बारासात जो बांग्लादेश से कलकत्ता के रास्ते पर पड़ता है, कलकत्ता का पहला सबर, जैसा नागपुर से मुंबई जाने के समय कल्याण पड़ता है जी। तो उस ढंग से यह बारासात नाम का जो टाउनशिप है ये 75% बांग्लादेश से आए हुए बंगालियों का है, हिंदू बंगालियों का, मेजॉरिटी मुस्लिम भी है लेकिन मेजॉरिटी हिंदू बंगाली। और कलकत्ता में भी बहुत नामी गिरामी बांग्लादेश से आए हुए लोग, बड़े बड़े मंत्री भी रहे, लेखक रहे, कवि रहे। अमर्त्य सेन का खुद का जन्म बांग्लादेश का है, तो इसलिए बांग्लादेश में कनेक्शन रहने वाले बंगाली आज भी बंगाल में आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। और बॉर्डर तो पूरी लगी हुई है, भाषा एक है, संस्कृति एक है, खाना पीना एक है। तो ऐसे प्रदेश का बंटवारे का जो एक दर्द, एक जो जख्म, एक जो पीड़ा होती है, वो मन में पालने वाले लोग भले लेफ्टिस्ट हो, गांधीयन हो, कांग्रेसी हो, सर्वोदयी हो, दलित हो, हर तरह के सेक्शन में मैंने बंगाल छोड़ने का, बांग्लादेश छोड़ने का दर्द पालते हुए मैंने अंदर देखा है, खुद अपनी बातों से, अपने कानों से सुना है। तो इसलिए बंगाल में बीजेपी को अनुकूल तो भूमि थी, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के कारण कहिए, सेकुलरिज्म के कुछ क्रेडेंशियल्स के कारण कहिए, जो कुछ कारण होंगे, लेकिन राजनीतिक हैसियत बीजेपी को या भारतीय जनसंघ को बंगाल में कभी मिली नहीं थी। लेकिन कुछ हद तक कांग्रेस की गलतियाँ, कुछ हद तक लेफ्ट फ्रंट की भी गलतियाँ, नंदीग्राम सिंगूर ये उसके क्लासिकल उदाहरण है, और कुछ हद तक अभी सत्ताधारी दल जो भी कोई होता है वो 100% सभी काम सही करता है ऐसा भी नहीं। ममता जी से भी शायद कुछ, क्योंकि वो इनकम्बेंसी वाला जो शब्द है अंग्रेजी का, तो उनको अभी 2 टर्म हो रही है। नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन के बाद में वही मुख्यमंत्री पद पे आके बैठी हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत है ममता बनर्जी की पार्टी की, वो कैडर बेस पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी एक हवा के झोंके पर, नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन पर आई हुई पार्टी है। और ममता बनर्जी की पार्टी की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ममता जी के अलावा ममता जी की पार्टी में दूसरा नाम लेने वाला नेतृत्व मुझे तो खुद को नहीं दिखता है। ममता जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी का नाम है तृणमूल, तृण का मतलब होता है घास, तो उन्होंने एक तरह से घास समझ के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को शायद इस्तेमाल किया है। तो उस ढंग से उन्होंने अपनी पार्टी को जिस ढंग से मजबूत करना चाहिए था, कैडर बेस बनाना चाहिए था, वो एक उनका लैकुना है, ये एक खामी है। और बीजेपी ने सिस्टमेटिक ढंग से बंटवारे का भी फायदा उनको मिला है। आरएसएस तो बंटवारे की भी पहले से थी, लेकिन प्रीतम जी आज आप 21 जनवरी ये मेरा क्लिप सुरक्षित रखिएगा। मेरा जमीर कहता है इसके बावजूद बंगाल में बीजेपी को राइटर्स बिल्डिंग में झंडा फहराने को नहीं मिलेगा। ये मेरा बंगाल का मानस, ये मेरा अध्ययन कहता है। क्योंकि बंगाल में 27 से 28, 29, 30% मुस्लिम है। एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। बंगाल में साइजेबल संख्या में दलित है, जिसको नमशूद्र बोलते हैं, जिसका आंदोलन या जिसकी गूंज अभी तक यहाँ उठी नहीं, लेकिन वही बाबा साहब उसी बंगाल से
पहली बार चुन के आए थे। इस पर से पता चलता है कि बंगाल में दलितों का अनुपात कितना बड़ा है। मंडल जी के आग्रह से बाबा साहब ने आखिर बंगाल में हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाना तय किया और गए भी। वह फिर बांग्लादेश में चला गया वो एरिया। तो बंगाल में, बांग्लादेश में भी और बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में दलित और उससे भी बड़ी संख्या में आदिवासी। तो इस ढंग से बंगाल का जो सोशल फैब्रिक है, जिसकी मुझे 15 साल के मेरे वहाँ के रहने में जो मेरा अध्ययन है, और बंगाल का भद्र समाज जिसका मैंने अभी अभी उल्लेख किया, उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन बंटवारे के अनुभवों को देख चुका है। सांप्रदायिकता का दानावल क्या होता है, सांप्रदायिकता की आग क्या होती है, वो बहुत अच्छी तरह देख चुका है। तो दोबारा किसी सांप्रदायिक दल को बंगाल में कायम करने की गलती वो करेगा, ऐसा मेरा ज़मीर, ऐसा मेरा विवेक, मेरा अंदर का सुरेश खैरनार कहता है। क्योंकि मैं भी अभी चुनाव में जाने वाला हूँ और आपको भी चलना है। आप आइए मेरे साथ में, मैं आपको गाँव-गाँव, देहात-देहात लेके चलूँगा। मैं तो पहले से जा रहा हूँ, आप बाद में मुझे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव की भाषा में भारत जलाओ पार्टी है। नाम तो इन्होंने भारतीय रखा हुआ है, लेकिन इस पार्टी की फितरत भारत में सांप्रदायिकता, जातीयता, विषमता, किसान आंदोलन में तो सब उजागर हो गया। एक कदम पीछे जाने के लिए तैयार नहीं। 1.5 साल के लिए भले आगे बढ़ा दिया हो, मजदूरों के सब कानून ख़त्म कर दिए। 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने वाला, वादा करने वाला प्रधानमंत्री आज भी जिंदा है और आज भी वो पार्टी है। और कितने लोगों को रोज़गार मिला है, उल्टा बेरोजगार किया है। इन्हीं दिनों में पिछले साल कोविड के बाद में क्या हाल हुए हैं, और मई और अप्रैल और जून की चिलचिलाती धूप में हमारे प्रवासी मजदूरों के क्या हाल हुए हैं, वो पूरे देश ने, दुनिया ने देखे। और आज भी किसान आत्महत्या तो वहाँ आंदोलन में कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आत्महत्याओं का जो रेशो है वो कहीं कम होने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि खेती का, उत्पादन का और बाजार मूल्य का कोई तालमेल पहले भी नहीं था, लेकिन अभी तो सरकार कानून से ख़त्म कर रही है। यानी इतनी बेशरम सरकार भारत के इतिहास में 73-74 साल में कभी कोई देखी नहीं। हिम्मत देखिए कि वो कानूनन ख़त्म कर रही है। किसी सरकारों को लाज शर्म ही सही, लेकिन वो कम से कम ऐसे कानून बनाने से चूक रही थी। ये कांग्रेस 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 बोलते रहते हैं, लेकिन उसी कांग्रेस ने भू सुधार विधेयक को विरोध किया है, उन्होंने पीछे लेने के लिए लगाया है, ज़मीन को दखल करने वाली जो बात थी। तो इसी ढंग से अगर ये बात कांग्रेस ने की, और 1 मिनट के लिए मैं ये भी मान लूँ कि कांग्रेस ने की, तो आपको क्या गलती करने का लाइसेंस मिला है क्या? अब कब तक कांग्रेस ने की ये बातें बोल के गलत गलत चीज़ों को लोगों पे थोपते रहोगे? तो इस ढंग से गलत नीतियाँ लाने वाले, क्योंकि बंगाल में भी 70% आबादी किसानी पर है। कलकत्ता शहर के ऊपर से मत जाइए। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें सिर्फ एक ही शहर डेवलप हुआ है, कलकत्ता। बाकी पूरा बंगाल ग्रामीण परिवेश है। अब कलकत्ता के बाहर जो भी बंगाल है वो पूरा की पूरा रूरल है। कलकत्ता की टक्कर में कोई शहर डेवलप नहीं। महाराष्ट्र में 5-10 शहर हम नाम ले सकते, नागपुर भी है, औरंगाबाद भी है, पुणे भी है, नासिक भी है, कोल्हापुर है, बहुत नाम ले सकते। बंगाल में दुख की बात यह है कि कलकत्ता एकमात्र शहर डेवलप हुआ है और बाकी पूरा की पूरा रूरल बंगाल है, और मैक्सिमम 70% आबादी खेती किसानी के ऊपर, और ज़बरदस्त फर्टाइल ज़मीन है। राइस का बाउल बोलते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश है, और ऐसे प्रदेश में बीजेपी कृषि विरोधी, और 1.5 साल का भी शायद गैप उन्होंने बंगाल को ध्यान में रख के ही लिया है। वो एक चाल खेलने जा रहे हैं कि 1.5 साल आगे बढ़ा के बंगाल, आसाम, उड़ीसा और तमिलनाडु, 5-6 राज्य है अभी चुनाव के आने वाले दिसंबर तक, तो उनको वो दखल करने के हिसाब से पूरा बीजेपी का पूरा कैलकुलेशन, पूरा जो चुनाव सेंट्रिक होता है। भारत की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी होगी
जो 12 महीना 24 घंटा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सोचते रहती है, प्लानिंग करते रहती है, वो नितिन गडकरी का तथाकथित डेवलपमेंट का मॉडल हो। आज ही प्रोफेसर खांदेवाले का बुलाइए आप उनको, डेवलपमेंट के तथाकथित टैक्स को लेके उन्होंने एक छोटी नोट भेजी है मुझे। डेवलपमेंट टैक्स अभी एनएमसी ने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया है कि किसको पूछ के आपने डेवलपमेंट का मॉडल लाया है। हमने मेट्रो मांगी थी, हमने स्मार्ट सिटी मांगी थी, हमने फ्लाईओवर मांगे थे, हमने जो जो कुछ कर रहे सो कॉल्ड। नागपुर की जनता ने आपको ये सब करने के लिए कहा है क्या? तो नागपुर की जनता के ऊपर लादी हुई चीज़ों के टैक्स किस बात के आप विकास टैक्स के नाम पे वसूल करने जा रहे हैं? आप जरूर बुलाइए खांदेवाले जी को, इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। ये पूरे भारत का डेवलपमेंट का मॉडल, गुजरात मॉडल जो बोल रहे हैं ना, तो गुजरात के डेवलपमेंट में कुपोषण की बात WHO बता रही, गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल में बच्चे 5 साल के अंदर कितने मर रहे WHO बता रही, गुजरात के लॉ ऑर्डर के बारे में, गुजरात के दलितों के अत्याचारों के बारे में, गुजरात में महिलाओं के अत्याचार के बारे में, गुजरात के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में, सभी कुछ चीज़ें जगजाहिर है। और सबसे संगीन बात, जिस गुजरात ने इतना बड़ा मासेकर किया जो कभी हिटलर ने जर्मनी में किया था, वो गुजरात मॉडल अगर वो बंगाल में लाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल यानी क्या है? गुजरात मॉडल यानी कोई डेवलपमेंट है? गुजरात मॉडल यानी कोई गुजरात में ऐसा कुछ हो गया है? गुजरात में कुछ चंद धन्ना सेठों के जेबों में, वो भी कितने, 2 से 3%, उनकी बेतहाशा संपत्ति में इजाफा हुआ है। एक का नाम है अदानी, एक का नाम है अंबानी, और भी लोगों को हुआ है, लेकिन ये मेन 2 लोग हैं। तो आम गुजराती जो है, 5.5-6 करोड़ गुजराती बोलते रहते प्रधानमंत्री, तो उसमें का जो आम गुजराती के हिस्से में क्या गया, इसका अगर सर्वे करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। गुजरात का मॉडल कुछ चंद एक क्रीमी लेयर के लोगों को लाभ देने वाला मॉडल है, और इसी ढंग से अगर वो बंगाल को बनाना चाहेंगे, इसी ढंग से अगर भारत के रेस्ट ऑफ इंडिया को बनाना चाहेंगे, तो मैं प्रार्थना करूँगा ऐसे गुजरात मॉडल को बंगाल ने भी बचना है, उड़ीसा ने भी बचना है, और देश के हर प्रदेश के लोगों ने गुजरात को दूर से प्रणाम करना है। और इसलिए ये जो गुजरात का मॉडल बोल के 450-500 करोड़ का स्टैचू, 850-900 करोड़ का खुद के लिए प्लेन, उतनी 1000 करोड़ की पार्लियामेंट, इस ढंग के बैंकरप्ट देश को, जिस देश के आम आदमी को आज रोजगार नहीं, कई महकमे को तनख्वाह नहीं, कई योजनाएं पैसों के अभाव में पड़ी हुई है, ऐसे देश में 900-800 करोड़ का प्लेन लिया जाता है, जो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट से शायद काफ़ी तामझाम वाला है। ऐसे देश में 800-900 करोड़ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाती है। ऐसे प्रदेश में इस ढंग की योजनाएं लॉन्च करते हैं प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए। भारत में आज भी 50% से ज़्यादा आबादी आधा पेट सोने वालों की है। आज भी लोग 2 जून खाने के लिए, आपने कोरोना के समय में इसी स्टूडियो से अनाज के पैकेट बांटते हुए मैंने देखा है आप लोगों को, कितने लोग दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसे देश में इस ढंग के हाई फाई बातें करना प्रधानमंत्री के पद के आदमी को शोभा नहीं देता है, शर्म आनी चाहिए। वो एक ऐसे गरीब, एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री है जो भी आज दुनिया में कितने नीचे में आ गया है। हर तरह के रैंक हमारी गरीबी से लेके हमारे सभी इंडेक्स में हम गर्दन नीचे झुकने जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे आ गए हैं। ऐसे देश को प्रधानमंत्री को विकास की बात करना, तथाकथित इस ढंग की डेवलपमेंट की बात करना शोभा नहीं देता है। पहले उन्होंने गरीबों को, जो 50% से भी ज़्यादा आबादी है, पहले उन्होंने बेरोजगारों को, आखिरी बात 55 करोड़ से भी ज़्यादा युवक है। 12 जनवरी आज सिर्फ 9-10 दिन हो रहे विवेकानंद जी का युवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने गरीबी से लेके, जाति व्यवस्था से लेके क्या क्या कहा है। इसने अपना नाम नरेंद्र रखा हुआ है। इनको
कुछ तो स्वामी विवेकानंद पढ़ना चाहिए। जो आदमी सही मायने में स्वामी विवेकानंद पढ़ेगा वो कह नहीं सकता कि ये हिंदू मॉन्क थे। स्वामी विवेकानंद जैसा आदमी आज से 100-125 साल पहले डंके के चोट पे जाति व्यवस्था पे प्रहार करता है। इसी हिंदू धर्म ने उनको शिकागो में या हमारा प्रतिनिधि करके शंकराचार्य ने खुद कहा है। इसी हिंदू धर्म के लोगों ने उनको शिकागो से आने के बाद में प्रायश्चित करने के लिए कहा है। इसी हिंदू धर्म के लोगों ने उनका शव यात्रा निकालने के लिए मना की है। इसी हिंदू धर्म के लोगों ने विवेकानंद का कदम कदम पे अपमान किया है क्योंकि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे। काहे का विवेकानंद के भक्त ही है। ये कौन सा विवेकानंद पढ़ के बात कर रहे हैं? हम हैं स्वामी विवेकानंद के समर्थक। मैं विवेकानंद को भारत का पहला समाजवादी बोलता हूँ। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1933-32 में जयप्रकाश नारायण लोहिया ने की थी। उनसे भी कम से कम 50-60 साल पहले स्वामी विवेकानंद समाजवाद की भाषा बोल रहे थे। दक्षिण में जातिवाद के खिलाफ के भाषण आप पढ़ोगे तो दंग हो जाओगे। उसके बावजूद जाति व्यवस्था कायम है। बाबा साहब आम्बेडकर को 1956 में क्यों हिंदू धर्म का त्याग करना पड़ा? विवेकानंद के कहने के बावजूद भी आपने जाति व्यवस्था के निर्मूलन का एक कार्यक्रम नहीं किया। तो ऐसे देश में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ और सबसे बड़ी बात गरीबी जो सभी के नसीब में है, ऐसे देश में विकास का गाजर बता के लोगों को भरमाने वाली बात। प्रीतम जी, लोग एक बार बेवकूफ़ बन सकते, 2 बार बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते। इनके जैसे ही भरमाने वाले लोग दुनिया में 2 होके गए आज से 100 साल पहले। एक का नाम था एडोल्फ हिटलर, एक का नाम था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। दोनों ने इटली और जर्मनी में इसी ढंग के तमाशे किए थे। और दूसरा अभी एक दिन पहले ही उतरा है पद से, उसने भी अमेरिका की जनता को इसी ढंग से बेवकूफ़ बनाया था। ये भी उसकी मदद के लिए गए थे। इन्होंने भी हाउडी मोदी और मोटेरा स्टेडियम के तमाशे किए थे। क्या हाल हुआ? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इस ढंग से ऐसे गैर जिम्मेदार भट्टों को किराए से लेके पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले धंधे वो जितना जल्दी बंद करेंगे ना, उतनी जल्दी उनकी इज्जत थोड़ी बहुत जो कुछ बची होगी वो कायम रहेगी। अन्यथा सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे वाली कहावत है। तो मैं प्रार्थना करूँगा, ये जो 500 पन्ने का पुलिंदा, ये तो सिर्फ 500 पन्ने का है। इसके अलावा बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट है। इसके अलावा भी ये रिपब्लिक टीवी कैसा बना है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये जो पूरा इसने पॉलिटिक्स किया है, ये जिस ढंग से मैनिपुलेशन किया है और जिस ढंग से इसने टीवी चैनल चलाया है, ये सब चीज़ों की इंक्वायरी की मांग करके, मैं अर्णव गोस्वामी कोई मेरा पर्सनल दुश्मन नहीं है, मेरी कोई रंजिश नहीं है। वो मेरे से बहुत सम्मान से पेश आता है। खुद उसने फ़ोन किया था किसान बिल के समय डिबेट के लिए। लेकिन इस ढंग से पत्रकारिता का उल्लंघन करने वाला पत्रकार कोई भी हो, वो भारतीय पत्रकारिता के लिए कलंक है। और ऐसे पत्रकारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, लेकिन उसके पहले मैं पत्रकारों की अलग अलग जो बॉडीज़ है उनको ही प्रार्थना करूँगा कि इसका पहले पत्रकारिता का लाइसेंस कैंसल करे, इसको पत्रकारिता की बिरादरी से आउट करे। ये आखिरी डिमांड करके मैं रुकता हूँ। तो ये थे डॉक्टर सुरेश खैरनार। उनकी ये डिमांड है कि इस तरह की जो टीवी चैनल है, इस तरह के जो पत्रकार है जो खुद को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, लोगों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और ये खुद देश विरोधी कार्रवाई में लिप्त है, ऐसे पत्रकारिता को इस देश से ख़त्म किया जाना चाहिए। सुरेश खैरनार साहब, आप आए, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।